पहले तो आपसे मैं एक व्यू लेना चाहूंगा, ये जो रीसेंट मार्केट करेक्शन आई है पिछले एक सवा महीने से, ये थोड़ी पिक्यूलियर है। पिक्यूलियर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि लार्ज कैप स्टॉक्स में करेक्शन आती है और मिड कैप्स न्यू हाइज बनाते हैं। नॉर्मली उल्टा होता है। नॉर्मली लोगों की कंप्लेन होती है कि इंडेक्स चल रहा है, मेरे स्टॉक्स नहीं चल रहे। इस बार ये जो हुआ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी 3-3, 4-4% गिर गए, 5%, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप लगातार न्यू हाइज बना रहे हैं। ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपके हिसाब से? गुड मॉर्निंग अनुज। पार्टली तो ये इंडिकेट कर रहा है कि बीच में एक ऐसा लंबा समय था जब स्मॉल कैप्स ने अच्छा नहीं किया था। बिल्कुल। सो वो हम लोग भूल जाते हैं कि स्मॉल कैप्स में कितना बड़े बड़े ड्रॉ डाउन हिस्ट्री में हुए हैं। इंडेक्स में 50%, 70% ड्रॉ डाउन हो चुके हैं। और दूसरी बात, मैं एक बार ये भी देख रही थी कि जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें जो टर्नओवर होता है वो मतलब इंडेक्स 18 से 20% हर साल बदल जाता है। तो आप समझ लीजिए, तो 5 साल में वो इंडेक्स पूरा ही बदल जाता है। दैट वो भी एक बात शायद लोग जिस पर ध्यान नहीं देते हैं। ऑफ कोर्स उसमें कुछ तो होते हैं कि जो ऊपर चले जाते हैं स्मॉल कैप लिमिट से, पर अधिकतर तो ऐसे होते हैं जो निकल ही जाते हैं। तो वो आपको जो स्मॉल कैप मिड कैप का खतरा है वो भी समझना चाहिए। और ये भी होता है कि लार्ज कैप में कई बार कोई सेक्टर का स्क्यू ज्यादा होता है। आपने बैंक निफ्टी की बात की, तो वो अब मतलब कुछ जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स उतने अच्छा नहीं किए, उतने अच्छे लग भी नहीं रहे हैं, तो वो एक तरह से ड्रैग हो जाते हैं। तो कुछ एक थोड़े से सेक्टर से भी वो इंडेक्स लार्ज कैप का ड्रैग डाउन हो जाता है। ओके, चलिए ठीक है। तो ये हो गई जो डायकॉटमी आई। देवीना जी, इस समय मार्केट का, क्योंकि आप ये थोड़ी साइकिल्स समझते हैं, इस समय जो इंटरेस्ट रेट को लेकर एक डर बन रहा है, और ख़ासतौर से यूएस में और इवन इंडिया में भी जो रीसेंट इन्फ्लेशन अपटिक आया, उसके बाद थोड़ा बैंकों में प्रेशर आया। इस समय आपका व्यू क्या होगा इंटरेस्ट रेट साइकिल को लेकर ओवरऑल और बैंकों को लेकर? देखिए, वैसे अगर आप ये दोनों चीज एक्चुअली थोड़ा अलग अलग है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो प्रारंभ में तो बैंकों को फायदा होता है। मतलब इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ता है तो होता ये है कि आपका जो लोन या एसेट साइड है वहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। डिपॉजिट पर उसी समय नहीं, फौरन नहीं बढ़ता है, वो धीरे धीरे करके जब वो डिपॉजिट रोल ओवर के लिए आएगा तब वो थोड़ा बढ़ेगा। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ना बैंकों के लिए खराब होता है, ऐसा इक्वेशन नहीं है। और जहां तक इंटरेस्ट रेट का ही सवाल है, अब देखिए, हम मेरा तो आप मेरे पिछले साल भर के इंटरव्यू देख लीजिए, हम मेरा कभी भी ये व्यू नहीं रहा था कि 2023 में फेड सेकेंड हाफ में रेट कम करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो होता नहीं है। इन्फ्लेशन कभी भी उस लेवल तक पहुंच के ऐसा नहीं होता कि एक तिमाही 3 तिमाही में खत्म हो जाए या 2% के आसपास आ जाए। वो तो मुझे तो शुरू से स्पष्ट था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि इस साल रेट कट आएंगे। अब वो स्थिति है कि फेड देख रहा है कि अब क्या डेटा आता है, उसके कारण अब थोड़ा और बढ़ाए, वो देखना पड़ेगा। हो मेरा तो ये है कि शायद एक बार तो रुक जाएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फिर नहीं बढ़ेगा रेट। जहां तक भारत का सवाल है, इस बार जो ज्यादा इन्फ्लेशन की दर ज्यादा आई वो अधिकतर खाद्य पदार्थों से आई। सब्जियां और बाकी भी ये सब गेहूं दालें वगैरह भी, बट सबसे ज्यादा सब्जियां। तो अब ये भी हो जाता है कि ब्याज दरें बढ़ाने से इन सब चीजों के भाव कैसे घटेंगे, तो दोनों का इतना लेना देना नहीं है। लेकिन एक पॉइंट के बाद अगर मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा होती है तब भी सेंट्रल बैंक चुप नहीं बैठ सकता, क्योंकि फिर वो एक जो कहते हैं इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस की, वो लोग क्या ये अनुमान लगा रहे हैं कि इन्फ्लेशन क्या होगा और उसके कारण इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। तो वो थोड़ा सा आरबीआई, पर आरबीआई ने अभी तक जितना भी मैंने देखा है उनका रहा है कि ब्याज दरें बहुत नहीं बढ़ाएं और ग्रोथ की तरफ ही ओरिएंटेड रहें। तो अभी फिलहाल एकदम से रेट बढ़ाते तो मुझे नहीं लगता है। ओके मैम, यही क्योंकि आप बहुत लंबे समय के लिए अगर आप देखें एक व्यू देती हैं मैम, आप हमेशा बहुत शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से एफआईएस के फ्लो पे कमेंट नहीं करती, बट फिर भी आपका तजुर्बा क्या कहता है? जो कम्फर्ट सडनली हमको अप्रैल में मिला था, अब वो हमारे पास अब नहीं है। आपने पहले भी कहा था कि अभी रेट हाइक की प्रोसेस जो है वो थमेगी नहीं।
अब यूएस में जिस प्रकार से फिर ब्याज दरें बढ़ने का प्रभाव है, हमारे यहाँ कमोडिटी इन्फ्लेशन काफ़ी हायर लेवल्स पे है, सरकार कुछ एक्सपोर्ट्स बैन भी कर रही है। अब ऐसे में मैम आपको क्या लगता है जो फ्लो टुवर्ड्स इंडिया जो कि पिछले 3-4 महीने में काफ़ी स्टेबल रहा, स्ट्रॉन्ग रहा, वो थोड़ा पॉज हो सकता है जो अगले 6 महीने के लिए ब्याज दरों की स्थिति बन रही है ग्लोबली, उसको देखते हुए? वीरेंद्र, मैंने तो पहले भी आपके चैनल पे कहा है कि मैं कभी भी फ्लोज पर व्यू देती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता, मतलब मैं डेटा की खिलाड़ी हूँ आप कह सकते हैं। तो मैंने देखा है कि वो फ्लोज का और बाजार के की दिशा का कोई लेना देना ही नहीं होता, मतलब एक दूसरे से वो उसको इम्पैक्ट करती है, वो तो अलग बात है, कोरिलेशन ही नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि जिस महीने फ्लोज ज्यादा है उस महीने बाजार ऊपर जाता है, या जब नेगेटिव हो जाए फ्लो तो उस महीने बाजार नीचे जाता है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मैं तो मॉनिटर भी नहीं करती हूँ, मतलब मॉनिटर करती हूँ खाली वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिहाज से, बट बाजार के लिहाज से नहीं। और जहां तक बाजार की बात है, मैंने मार्च 28 को कहा था, मेरी ट्वीट है कि अभी आप बाजार से अगर आप नहीं निवेश करेंगे तो उसमें आपका ज्यादा लॉस है बजाय कि आप निवेश करें। और मैंने ये भी स्पष्ट रूप में मैंने कहा था कि अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि ये बाजार का लो है, तो ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके आसपास ही है। तो अब ये होता है कि जब बाजार अच्छा नहीं कर रहा होता तो वही चीजें आप एक कहानी बना लेते हैं कि इस कारण से नहीं अच्छा कर रहा, जबकि आप देखें तो 2 महीने पहले भी वही स्थिति होगी, 2 महीने बाद वही, उसमें से आप जो पॉजिटिव चीजें हैं वो हटा के नेगेटिव चीज पे फोकस करने लगेंगे। तो ये तो एक तरह से हमको एक कहानी चाहिए होती है। लेकिन अभी भी मैं कहूंगी कि बाजार से जाने का समय नहीं है। क्रैश की संभावना बहुत कम है, क्योंकि बाजार, अगर आप जो बोल रहे थे कि अगर लॉन्ग टर्म देखें तो ट्रेंड लाइन के नीचे ही है, अभी ट्रेंड लाइन के कोई बहुत ऊपर नहीं है कि वहां से क्रैश आ जाए। और दूसरी चीज ये है कि जब बाजार में लोग थोड़ा चिंतित होते हैं, जब उतना अच्छा नहीं लग रहा होता, जब लगता है कि अभी सोचें, अभी नहीं जाएं, उसके बाद ही बड़ा अप मूव आता है। तो और मैंने ये शायद पहले भी आंकड़ा दिया हो कि अगर आप 40 वर्षों में देखें तो अगर आप जो 40 वर्षों में खाली, मतलब इतने लंबे समय में खाली 10 जो सबसे बड़े अप मूव वाले दिन अगर नहीं होते आप निवेशित, तो आपका रिटर्न 2/3 चला जाता है। तो वो 100 रुपया जो 45,000 होता वो 15,000 हो जाता है। और अगर आप 30 दिन मिस करते हैं, जो कि मतलब औसतन साल में एक दिन भी नहीं है, तो आपका वो 44,000 4,000 भी नहीं रहता है। तो इसलिए निवेशित रहने में अधिकतर बेनिफिट होता है, अधिकतर वो आपके लिए लाभ की चीज है। अगर आपको इक्विटी में जो भी एलोकेशन करना है, ये नहीं कि आप अपना सारा पैसा इक्विटी में लगा दें, लेकिन जो भी आपको इक्विटी में एलोकेशन करना है, अभी निवेशित रहने का ही समय है। पर सेक्टर का चुनाव वो सब तो खैर देखना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी बाजार से निकल जाने का समय है। जी हाँ, बाय राइट, सिट टाइट और सिट टाइट। मैडम यही कह रही हैं कि जब आप निवेश करेंगे सुकून मिलेगा। मैं यहाँ पे बैठ के देवीना मैम के जो कमरे का एम्बियंस है ना उसको फील कर सकता हूँ। एक्टर साहब जरा मैम का जब आउटपुट फुल पे काटिए, जब आप पीछे का बैकग्राउंड देखेंगे ना तो 2 शम्मे फरोजा पड़े हुए हैं। शम्मे फरोजा जो होता है ना, जिसे कहते हैं, जिसमें मोमबत्ती लगाई जाती है, वो है 2 पेंटिंग पीछे, और उसके पीछे 3 पेंटिंग और है मैम। बड़ा सुकून सा है, बड़ा एम्बियंस आपके रूम का, बड़ा ऐसा लग रहा है कि है 3 पेंटिंग पीछे की एक साइड में और 2 शम्मे फरोजा। नाइस एम्बियंस मैम, इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड बी शुक्रिया। ये पेंटिंग कहाँ की है मैम? नहीं, ऐसा कोई बहुत महंगी पेंटिंग नहीं है, जो अच्छा लगा ले लिया।